हेलो वे नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन सी क्लासेस के साथ में। तो जल्दी जल्दी से सभी जुड़ जाइए और जल्दी से बताइए मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है। सभी को गुड इवनिंग है और सभी को जय श्री राधे कृष्ण और सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारी सी क्लासेस जिसमें हमारा प्रचंड बैच चला हुआ था। यूपी टीजीटी साइंस स्पेशल फिजिक्स मैकेनिक्स का पार्ट 25 है। लास्ट सर अब माइक अच्छा वॉइस दे रहा है। बिल्कुल जी, ठीक है जी, बिल्कुल जी, ठीक है। गुड इवनिंग जी सभी को और सभी को प्रणाम। तो प्राची त्रिपाठी जी हैं, सुवन सिंह जी हैं, अनुज सक्सेना जी हैं, कृष्णानंद तिवारी जी हैं, पुष्पा वर्मा जी हैं, जय श्री राधे कृष्ण जी। तो शीतल रस्तोगी जी हैं, निधि पवार जी हैं, खुशी द्विवेदी जी हैं, राजू गुप्ता जी हैं, अशोक सिंह जी हैं, अंकित पंडित जी हैं। तो सभी का मोस्ट वेलकम है। नीतीश बंसई जी हैं, ठीक है जी। तो सभी का मोस्ट वेलकम है एकदम। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा ये माइक अच्छा वॉइस देता है, बिल्कुल जी। अमित कुमार जी हैं, गुड इवनिंग जी। तो सभी को मैं, जैसा कि सभी को पता होगा हमारा जो ग्रेविटेशनल की सीरीज चली थी उसकी थ्योरी लास्ट टाइम पे खत्म हुई थी, ठीक है। वो थ्योरी लास्ट टाइम पे खत्म हुई थी और थ्योरी में आज जो मैंने आपको क्वेश्चन की सीट दी थी और आई होप आपने अच्छे तरीके से बना कर देखे होंगे। जो आपकी एक दो प्रॉब्लम होगी वे सारी चीजें यहाँ पे मतलब क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ये ग्रेविटेशनल के बाद में मैं आज अभी क्लास के बाद में ही आपको एसएचएम की ना सीट दे दूंगा। और एसएचएम के जो यूट्यूब पे लेक्चर कराए थे मैंने वो बिल्कुल एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत समस्या ना, उन्हें स्टार्ट मतलब उन्हें लगवा दूंगा। आप संडे में मतलब उन लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लेना और फिर सीट कर लेना। मंडे से इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करा देंगे। होगा अब सर क्या, ठीक है। इलास्टिसिटी ना, इलास्टिसिटी का वो वाला कंसेप्ट यूपी टीजीटी में इलास्टिसिटी का इतना ज़्यादा करा नहीं रखा, लेकिन जितना भी आ रहा है मैंने वो उसमें बता दिया था। सीरीज चलेगी उसकी क्वेश्चन होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी से सभी बताइए भाई। और लास्ट टाइम पे मैंने इस क्वेश्चन के बारे में लास्ट टाइम पे आपको बताया था बहुत बढ़िया तरीके से। यदि पृथ्वी के घूर्णन की त्रिज्या बढ़ जाए तो किसी पिंड का भार ध्रुवों को छोड़कर कैसा रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए भैया, सभी का आंसर आना चाहिए बढ़िया तरीके से। वो कह रहा है ओमेगा बढ़ गया, अगर ओमेगा अगर बढ़ जाएगा तो दो केस मैंने आपको बताए थे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, दो तरीके से आपको बताए थे। केस फर्स्ट, एक केस में कि ओमेगा 0 हो जाए यानी कि पृथ्वी स्टॉप हो जाए, घूमते हुए स्टॉप हो जाए। और दूसरा केस सेकंड बताया था मैंने आपको कि ओमेगा यदि बढ़ जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी। सबका आंसर आना चाहिए। सर एसएचएम की सीट के क्वेश्चन करा देना। हाँ जी, सीट के क्वेश्चन होंगे बिल्कुल, जैसे ये करा रहा हूं ऐसे बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो सभी का आंसर आना चाहिए भैया कि क्या होने वाला है अगर ओमेगा 0 हो गया। सभी का आंसर आए, जल्दी जल्दी से बताओ सभी, जल्दी जल्दी से सभी बताएंगे। हाँ हाँ, तो पहली कंडीशन थी ओमेगा अगर 0 हो जाए यानी कि स्पीड इसकी मतलब एक तरीके से पृथ्वी रुक जाए तो क्या होता है, ध्रुवों को छोड़ के यानी कि इक्वेटर की तरफ ने
क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता था, वेट बढ़ जाता था, मैंने थ्योरी में अच्छे से आपको बताया था। और इस कंडीशन में जैसे मतलब लगभग भी इस ये ज़्यादा फास्ट हो जाए, और जब फास्ट हो जाएगी तो पोल को छोड़ के इक्वेटर पे विशेष तौर पे उसका वेट कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, भार कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मास की बात करता हो तो मास कैसा रहता, अनचेंज रहता। मास कैसा रहता, अनचेंज रहता। और विशेष तौर पे इसके साथ अगर एक चीज और पूछ लिया जाए कि टी की वैल्यू अगर 24 घंटे है नॉर्मल घूमने पे, और अर्थ बहुत तेजी से घूमने लग जाए, बहुत ही ज्यादा तेजी से, जितने स्पीड की कंडीशन एग्जाम में या किताब में लिखी हुई होती है, तो 1.4 घंटे हो जाएंगे उस टाइम पे। इतना मतलब पृथ्वी का परिक्रमण काल लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, डिक्रीज, बी ऑप्शन। किस किस का सही था सभी कमेंट करके बताएंगे किस किस का सही था ये क्वेश्चन, ठीक है। राजू गुप्ता जी बिल्कुल बी ऑप्शन। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? पहला केस तो आप सभी समझ गए होंगे कि यदि पृथ्वी अपना अचानक से रुक जाए, पृथ्वी अचानक से रुक जाए तो पोल को छोड़ के इक्वेटर पे विशेष तौर पर देखते हैं इसे, इक्वेटर या और मतलब दो ही चीज देखते हैं अच्छे तरीके से, पोल या इक्वेटर। तो इसका तो वेट कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये मतलब पृथ्वी तेजी से घूमने लग जाए, पृथ्वी तेजी से घूमने लग जाए, तेजी से घूमने लग जाए, तो वेट घट जाता है, पोल को छोड़कर विशेष तौर पे इक्वेटर की बात करता है। और इक्वेटर का मतलब होता है विषुवत। लेकिन द्रव्यमान अनचेंज रहता है, भाई ध्यान रहे इस बात में। द्रव्यमान कैसा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तित रहता है। अब ये पहले इतने घंटे थे, पहले पृथ्वी का जो था आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड इतना था, अब कितना हो जाएगा, बहुत तेजी से, इसके साथ की कंडीशन में बहुत तेजी से अगर बढ़ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सबका बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा, ये क्वेश्चन आ गया था लास्ट टाइम पे, तो जल्दी से बताएंगे। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के विपरीत घूमना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर कैसा होने वाला है? सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई, सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई। और ज्यादा दिक्कत कर रहा है, जल्दी जल्दी से बताएंगे भाई क्या आंसर आएगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रेत है, अक्ष के प्रेत अचानक घूमना बंद कर दे, यानी कि ओमेगा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, जी का मान ध्रुवों को छोड़कर कैसा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे भाई सभी। बहुत बढ़िया, वहां पर घट रहा था, यहाँ पे क्या होगा, जी की वैल्यू या वेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाना है, ए ऑप्शन। सभी का कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। जी की वैल्यू कैसे जाओगी, बढ़ जाएगी, और वेट भी, क्योंकि वेट भी जो होता है ना, भार भी जो होता है वो W=mg होता है ना, m पे तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं। अब जी बढ़ गया तो W भी तो बढ़ जाएगा, वेट भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। सभी का क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन है क्वेश्चन, गलत होने वाला सिस्टम है और आसान बहुत है, तो सभी को ध्यान से बताना भाई। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित m1 व m2 द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वीय बल G m1/m2 J1 m2/r² होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो स्थिरांक G का मान निर्भर करता है, किस पे से, केवल मात्रकों की पद्धति पर, केवल द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर, ठीक है, और दोनों पर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अच्छा, अगर आप सभी को एक चीज बेहतरीन तरीके से पता हो, जी मैंने किस टाइप का, जब मैंने सबसे शुरुआत में आपको पढ़ाया था, आपको याद भी होगा, जब मैंने क्या बताया था, एक टर्म्स, 4 टर्म्स बताई थी आपको जी के बारे में, मतलब जी जहां वहां पर जी की से रिलेट टर्म्स भी आई थी, जैसे डायमेंशनल वेरिएबल,
डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो जल्दी से बताओ जी कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन वेरिएबल होता है, कौन सा क्या होता है? ठीक है, वो भी बताया था। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जी का जो जी की जो वो होती है एक तरीके से, जी जो ओनली मतलब जी की जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू, अब यहाँ पे एफ नहीं है, बहुत से एफ सोचते, जी की जो वैल्यू है विशेष तौर पे सिस्टम पे डिपेंड करती है। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई? सिस्टम को बोलते हैं पद्धति, और पद्धति आप सभी को पता होगा, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये 3 तरीके की पद्धति होती है। तो इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें किलोग्राम का सिस्टम आ जाओगा, इसमें ग्राम का सिस्टम आ जाओगा, इसमें पाउंड का सिस्टम आ जाओगा। तो यहाँ पे सिस्टम पे डिपेंड करती है जी की वैल्यू। ठीक है, सभी जल्दी जल्दी से बताएंगे। डायमेंशन वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन कांस्टेंट होगा, डायमेंशनल कांस्टेंट। हाँ जी, क्योंकि जी की क्या होती है? डायमेंशन होती है। जी की क्या होती है? डायमेंशन होती है। जी की डायमेंशन होती है, और जी की वैल्यू फिक्स होती है, सभी को पता होगा, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ के 11 होता है या 12? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, 11 होता है या 12? 6.67, जल्दी से मेमोरी शार्प करो। 11 होता है या 12? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो एक तरीके से ये वाली जो चाहे 11 हो चाहे 12 हो, ये बात कैसी है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब है ये जी जो होता है डायमेंशन, डायमेंशन कांस्टेंट होता है, डायमेंशनली कांस्टेंट, यानी कि इसे बोलते हैं विमीय स्थिरांक। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक है, विमीय स्थिरांक, बहुत बढ़िया मुकेश कुमार जी, बिल्कुल जी, गुड इवनिंग। तो ध्यान रहे, हमेशा कैसे होता है? 1 होता है। कैसे होता है? 1 1 होता है 12? जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके, 1 होता है 12? बाकी अभी भी कंफ्यूजन है, सभी बताएंगे भाई, 1 होता है 12? ठीक है, 11 होता है। कितना होता है? 11। ठीक है, देखो जो इसमें ऐसा याद रख सकते हो आप, M1 या M2, M1 या M2 कि मास कैसे होते हैं, ये एक तरीके से मतलब ये एक तरीके से ऐसा मान के चलो, पहला मास दूसरा मास है ना, दोनों सेम मास, इस वजह से 11 होता है। और वैसे 8.85 8.85 मल्टीप्लाई, वहां पे चार्ज Q1 Q2 यानी कि चार्ज पे डिपेंडेंसी होती है, तो वहां पे क्या बनेगा? वहां पे बनता है 12, यहाँ पे 11 होता है। ठीक है, क्योंकि मास एक जैसा रहना चाहते हैं, पहले वाले मास से भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे वाले मास से भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मास पे कभी भी जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, है ना। याद रहे, जी की वैल्यू मास पे कभी डिपेंड नहीं करेगी कि पहला या दूसरा, तो वो पहला ही मान के चलेगी, इस वजह से मतलब आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? केवल मात्रकों की पद्धति पे, केवल मात्रकों की पद्धति पे डिपेंड करेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। यदि पृथ्वी त्रिज्या आर ई के केंद्र से स्मॉल आर, और जो स्मॉल आर है वो आर ई से छोटा है, दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश हो, तो क्या रहने वाला? मैंने आपसे कहा था यहां पे आपका जो है एक तरीके से, हाँ जी, यहाँ पे एक तरीके से आपका कैसा रहने वाला, ग्राफ से क्वेश्चन आने वाला है। तो ध्यान दो भाई, ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है, ध्यान दो भाई। अगर ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का ये सेंटर है, ठीक है भैया, और इसके भी जस्ट सामने मैं बात कर लूँ,
तो यहाँ पे इसके सेंटर पे मैंने आपको बताया था, इसके सेंटर पे जी की या जी डैश की वैल्यू किसी की भी कैसी रहने वाली है, 0 रहने वाली है। अब जो अर्थ की रेडियस होती है वो यहां तक है, यहां तक अर्थ की रेडियस है आर ए, ठीक है। अर्थ की रेडियस तक मतलब एक तरीके से ऐसा है, जी डैश की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है। और फिर जैसे अर्थ की रेडियस से दूर हटता है तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यानी कि जी डैश जो है किस पे डिपेंड करता है, 1/r² पे डिपेंड करता है। अब सोचने वाली बात है, आर जो है, स्मॉल आर जो है आर ई से छोटा है, यानी कि आर कोई यहां तक रहा होगा, आर यहां तक रहा होगा, यहां तक रहा होगा। तो सीधी सी बात है, यहां तक का ग्राफ किस बात को बताता है, जी डैश प्रोपोर्शनल करता है इसके डिस्टेंस को। तो जल्दी से बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हाँ जी, तो गलत आना स्टार्ट हो गया ना, गलत आना स्टार्ट हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। उसने ये कह रखा, थोड़ा ध्यान से समझो, जो आर है वो किससे, आर ई से छोटा है, यानी कि आर ई तक, आर ही तक, आर ई तक की वैल्यू जी डैश जो है वो आर पर डिपेंड करता है। यही तो बात मैं बताने वाला था। तो अब बताओ जल्दी जल्दी से किस किस का ठीक हुआ। तो ग्राफ से 3 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना भाई। ग्राफ से 3 क्वेश्चन आते हैं कि अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के, पहला क्वेश्चन ये रहा, अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर स्मॉल जी की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आर ई तक, आर ई तक जी डैश किसके तरीके से काम करता है, आर के तरीके से काम करता है। तीसरी कंडीशन आर ई जो है छोटा हो जावा है किससे, आर से, तो यहां पे जी डैश किसके तरीके से काम करता है, 1/r² के। तो ध्यान देना, ये वाला जो, ये वाला अर्थ के सेंटर पे ये तो पॉइंट को शो कर रखा है यहाँ पे, ए कंडीशन ये रही, बी कंडीशन ये रही और सी कंडीशन ये रही। तो ये वाली तो ए कंडीशन है अर्थ के सेंटर पे, ये वाली आपकी बी कंडीशन है, ये आपकी सी कंडीशन है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और राइट आंसर रहा होगा सी ऑप्शन आपका। क्या राइट आंसर रहा होगा, सी ऑप्शन। अब जल्दी जल्दी से बताओ क्लियर हो गया सभी को। मैंने आपसे बताया था ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन वो जरूर से जरूर बनाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, रिपीटेड में भी टर्म्स याद रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी तल से भीतर स्मॉल x गहराई पर होता है। x व h दोनों पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत छोटे हैं। आगे ना कंडीशन, राधे राधे जी। तो मैं क्या करूं, इस टाइम पढ़ नहीं पा रहा हूं, गलत हो गया। अच्छा अच्छा, चलो जी। तो वो कह रहा है जब इस लाइन को आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इस लाइन से ही कहानी, अगर ये लाइन ना देता क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं बदलता, इस सरफेस से सेंटर की ओर जाए तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ध्यान से समझना मेरी बात पे, मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मली अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर, अर्थ की सरफेस से, अर्थ के जब हम सरफेस पे चलते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल वे में फॉर्मूला बताओ जल्दी से, जी डैश इजिकल टू जी प्लस 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। लेकिन यदि कभी कभार क्या होता है कि आर ई की वैल्यू, आर ई की वैल्यू कैसी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है एच के रेस्पेक्ट में, तो जी डैश में बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं, मैंने आपको समझाया भी था, 2h अपॉन आर ई बन जाता है, यानी कि अर्थ की रेडियस पे ये वाला काम करेगा। और इसका गहराई में कौन सा फॉर्मूला, गहराई के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सभी को याद होगा, 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अब इसने क्या कह रखा है भैया कि इसकी जगह उसने क्या कह रखा, एक्स गहराई क्या रखा बाई आर ई। अगर इस वाली इक्वेशन से और इक्वालिटी इक्वेशन से कंपेयर करके देखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही होगी आपको, 2h दिखाई दे रही होगी। एक्स की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही होगी, 2h दिखाई दे रही होगी। हाँ, 40 से 50 क्वेश्चन का पीडीएफ भेजकर सोल्व करें तो हम निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल 100%। सिलेक्शन बैचेस का नाम x इजिकल टू 2h बी,
अच्छा, एक छोटी सी चीज और बता देना चाहता हूं, जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चलती हुई रहेगी, मैकेनिक्स के 50-50 क्वेश्चन मैं आपके कंटिन्यू भेजता रहा करूंगा, और जिससे कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहा करोगे। कहने का मतलब है, जब आपकी नई यूनिट भी चल रही होगी तो पुरानी यूनिट से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से मैं साथ साथ प्रोवाइड कराता रहूंगा, जिससे कि आपकी मैकेनिक्स की भी तैयारी पीछे तगड़ी होती रहेगी। और जैसे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी चलते रहेंगे वो जो है, तो कहने का मतलब है, जब आपकी तीसरी यूनिट भी चल रही होगी तो पिछले वाली सीरीज को भी हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से चीजों को करते रहेंगे। क्लियर है सभी का? बी ऑप्शन आई होप सभी का आगे होगा। तो x इजिकल टू 2h। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार आया था अभी क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई। सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल। तो अगर ये रही पृथ्वी, इसके सेंटर पे वेट की बात हो रही है, इसके सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होगा? जी की वैल्यू 0 होगा, तो वेट क्या होता है mg, और जी अगर 0 हो गया तो वेट की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 0। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पिछले क्वेश्चन से रिलेट किया हुआ था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर तथा पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि h ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो h का मान क्या रहने वाला है? टाइम ऑफ पीरियड इनफाइनाइट होगा। बिल्कुल। तो क्या बन जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6400 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ना स्टार्ट करा। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण जी की वैल्यू दे रखी है। जब भी पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण कहते हैं सरफेस पे, तो जी की वैल्यू कितनी आएगी? 10, ठीक है। और वो हाइट पे कह रहा है, तो हाइट पे जब भी वो जी के बारे में कहता है वो जी डैश की वैल्यू कहता है, और इसी फॉर्मूले से हम सोल्व कर देंगे इसे। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एच की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। सेम अभी फॉर्मूला आया था, हाइट पे जाने वाला फॉर्मूला क्या आया था? जी डैश इजिकल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आया था आपका। इसे इसके डिवाइड में, यानी कि जी डैश बाई जी इजिकल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये तो मैं बना कर दिखा रहा हूं आपको, लेकिन एग्जाम में इतनी कहावत नहीं करनी है आपको। जी डैश की वैल्यू कितनी है? 2.5, और जी की वैल्यू कितनी है? 10 है, और 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। जैसे पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगी, ये 4 टाइम्स जाएगा यहाँ से, और इसको सही तरीके से लिख दोगे तो यहाँ से क्या टर्म्स बनेगी? ये इधर, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या बनेगा? 4, और इस पर अंडर रूट कर देंगे तो, और इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो एच की वैल्यू आर ई आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि 2 बनेगा, 2 इधर जाकर माइनस का 1 और बन जाएगा, तो एच की वैल्यू यहाँ 6400 किलोमीटर हो जाएगी। तो सभी का क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, ये नहीं लग पा रहा था, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। 6400 किलोमीटर, बी ऑप्शन। सभी का क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी त्रिज्या आर ई अपनी अक्ष के परित है, अचानक घूमना बंद कर दे, तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाना है? ये बहुत अलग चीज थी। 2 केस बताए थे मैंने आपको, केस फर्स्ट और केस सेकंड, और मैं लास्ट टाइम पे इसी के बारे में बातचीत करवाने वाला था फॉर्मूले में। अगर ओमेगा घूमना बंद कर दे और ओमेगा फास्ट हो जाए, तो आपने देखा होगा यहाँ पे ओमेगा घूमना बंद हो जाए तो एक पोल को छोड़कर इक्वेटर पे वेट की या जी की वैल्यू बढ़ जाती थी, आपने देखा होगा। और यहाँ पे क्या होता था? इक्वेटर पे डब्ल्यू की वैल्यू या जी की वैल्यू कैसी हो जाती थी? घट जाती थी जब फास्ट घूमना। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता था? क्या फॉर्मूला बनता था? जी डैश इजिकल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई
कोई कोई यहाँ पे लैम्डा का प्रयोग करता था, कोई कोई यहाँ पे थीटा का प्रयोग करता था। तो अगर हमारे पास में ये स्टॉप हो जाए, अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे, तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे ओमेगा यहाँ पे 0 हो रहा। जैसे यहाँ ओमेगा 0 हो रहा है, ओमेगा ये पूरा 0 हो गया, और इक्वेटर पे वैसा कह रहा वो ओमेगा यहाँ पे 0 हो गया। ओमेगा अगर 0 हो गया और इक्वेटर पे कह रहा, तो लैम्बडा भी कैसा रहेगा यहाँ इस टर्म्स पे 0। ये पूरी की पूरी टर्म्स कैसे हो जाओगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी, यानी कि जी डैश की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जी बन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताना, ध्यान से समझिए मेरी बात को। अगर जी डैश जी हो रहा है और वेट हमें पता है इक्वेटर पे वेट बढ़ने की बात हो रही है, अगर इक्वेटर पे इस वाली टर्म्स को, क्योंकि लैम्बडा कैसा कर दिया यहाँ पे 0 कर दे, और इस वाली टर्म्स को हम क्या कर दें, 1 मान लें, तो ये अगर इसके इक्वल हुआ है तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू के इक्वल ये वाली टर्म्स रही होगी। ठीक है, इस वाली टर्म्स में मान लो, इस वाली मान लो अगर ये किसी तरीके से 0 हो गया और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हुई है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड टर्म्स अपने आप में जी की वैल्यू का इक्वल होगा। और जब जी की वैल्यू के इक्वल होगा इसका मैग्नीट्यूड टर्म्स, तो यहाँ पे जी जो कंसीडर हो रहा होगा वो ओमेगा स्क्वायर आर ही कंसीडर हो रहा होगा, यानी कि इतनी टर्म्स पे, अब यहाँ पे ये टर्म्स घट रही है, उस टाइम पे जब बढ़ने वाला केस होगा तो ये वाली टर्म्स उतनी ही बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर आर ई बढ़ जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछने लगे कि अगर अर्थ घूमनी क्या होगी, बंद होगी, और इक्वेटर पे वो वाली वैल्यू कैसी हो रही थी, बढ़ रही थी, वेट की वैल्यू या जी की वैल्यू। अब ध्यान देना मेरी बात पे, अब हम अपने माइंड में ये लगाएंगे कि भैया जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कोस स्क्वायर लैम्बडा है। अब इक्वेटर पे लैम्बडा कैसा होता है, 0 होता है, और ये घूमना बिल्कुल बंद कर दे, तो जी डैश की वैल्यू जी आएगी। इसका मतलब है ये वाला मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर ये वाली टर्म्स को मैं, इन दोनों टर्म्स को अगर 0 या लैम्बडा वो मान लो, जी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा को 0 मान लूं और इसे इक्वेटर पर क्रिएट करूं, तो ये वाली कोई टर्म्स इसमें से तभी तो घट रही है, ये वाली, जब ये वाले का मैग्नीट्यूड इस वाले के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा लगभग भी। तो इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि ये वाली का मैग्नीट्यूड जो है, जी का मैग्नीट्यूड इस वाली टर्म्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो इस वजह से ये जो ओमेगा स्क्वायर आ रही है, और ये कहता है इक्वेटर पर वैल्यू बढ़ रही है, तो ये इसी की वैल्यू बढ़ती है, इसकी वैल्यू बढ़ती है। क्लियर हो गया सभी को? चलो जी, तो किस किस का ठीक था जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई, किस किस का ठीक था ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्व त्वरण जी है, तो m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर उठाने में, ऊंचाई तक उठाने में, इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या रहने वाली है। ध्यान देना, जब भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की बात अगर आपसे करने लगा, तो एक बहुत बेहतरीन सी चीज बता रहा हूं, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, फिर आगे आपका बनता चला जाएगा। एक क्वेश्चन को आपको मैं एक पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा बेहतरीन सा फॉर्मूला बता रहा हूं, U इजकल टू माइनस एम जी एच। मान लो ये फॉर्मूला तो होता ही है, एम जी एच तो फॉर्मूला होता ही है, लेकिन बाहर से इनफाइनाइट से हम कहां पे लेकर आ रहे हैं, फील्ड में लेकर आ रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, घटती है, यानी कि वर्क क्या कैसा हो जा रहा है, हमारा प्राप्त हो रहा है, इस वजह से वर्क की वैल्यू हमारी कैसी काम करेगी यहाँ पे, नेगेटिव। अब देख लो, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बना रहा हूं, आपको कंफ्यूजन ना होने की इस क्वेश्चन में। तो U इजकल टू, ये फॉर्मूला कैसा क्रिएट होता है, ध्यान देना, इस H की जगह हम R ही लेते हैं। क्या लेते हैं, R ही लेते हैं। अब फॉर्मूला बनाना बता रहा हूं, माइनस एम जी, हाँ आर ई से तो आप मल्टीप्लाई कर दो और आर ई से यहां पे डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे U इजकल टू माइनस एम जी आर ई का स्क्वायर बाई आर ई। काटने की कोशिश मत ना करना। ये वाली जो एनर्जी आई है, इसको प्रयोग करना आप अर्थ के सरफेस पे। किस पे प्रयोग करना, अर्थ के सरफेस पे। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अभी तक, अर्थ के सरफेस पे। इसी वजह से इस वाली एनर्जी को आप क्या मान लो, इस वाली एनर्जी को आप मान लो U1 है, ये अर्थ के सरफेस पे, माइनस जी आर ई स्क्वायर बाई आर ई। काटना मत, ये अर्थ के सरफेस पे है। अब अर्थ की सरफेस की हाइट पे कितना होगा, तो माइनस एम जी आर ई स्क्वायर, यहां पे आर ई प्लस एच लेकर चलना है। ये हाइट पे अर्थ सरफेस
टू हाइट पे, तो ये U2 की वैल्यू है। अब वो कह रहा है पृथ्वी तल से स्मॉल r के बराबर ऊंचाई उठाने में, यानी कि h की वैल्यू यहां पे क्या लेके चलनी है, h की वैल्यू r लेके चलनी है। U2 कितना बन जाएगा यहां से -mg r² अपॉन, ये जैसी h की वैल्यू r रखेंगे क्योंकि उतने के बराबर उठा रहे हो आप, -mg, काटा फिट्टी मत ना करना भैया, बहुत आसान बन जाएगा 2r। अब देखो डेल्टा U निकालना आपको, तो आप क्या करते हो U2 माइनस U1 करते हो, और U2 की वैल्यू ये दे रखी -mg r² अपॉन 2r, और ये -U1 की वैल्यू ये रही अर्थ की सरफेस पे, ये माइनस पहले से ही है, यहाँ प्लस कर देगा mg r²/r। खुद सोच के देखियो, ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू -1/2 है, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/2 mg r² अपॉन r। अब यहां से r काट दियो, अब कोई दिक्कत ना रहने की, तो आंसर आ जाएगा 1/2 mg r, 1/2 mg r। आपको बहुत करने की कोई जरूरत ना, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पे इसने r क्या रखी है। तो क्या आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को भी? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार थंब कर दो किस किस का राइट आ गया ये वाला। और इसी तरीके के पैटर्न से आपको करना है, और एग्जाम में भी पोटेंशियल एनर्जी का जिससे फॉर्मूला ना भूल लो, उसी तरीके से मैंने आपको आसान तरीके से फॉर्मूले का ड्राइव करके बता दिया। वैसे तो आप इसे जब याद रहा होगा, आपको याद रहा होगा, जैसे मैंने वहां याद करना ही बताया था, वहां से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतनी सारी चीजें आपके पास हो जाती है कि याद करने वाली समस्या ना खत्म हो जाएगा। एसोसिएट वाली समस्या करनी स्टार्ट कर दो, याद करने वाला कंसेप्ट बहुत कम कर दो, एसोसिएट करने वाला कंसेप्ट याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एग्जाम निकलने में आसानी रहेगी जब आप किसी भी चीज को एसोसिएट करके देखोगे, किसी से जोड़ कर देखोगे, तो बिल्कुल उसी की फॉर्मेट से जोड़ते हुए चले जाओ और इसे सोल्व कर लो। चलो जी आगे बढ़े। सेम टू सेम, द्रव्यमान m के एक पिंड को पृथ्वी तल से h = r/5 की ऊंचाई पर ले जाते हैं। r पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g है, तब पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। लगाओ इसमें, जैसे कंसेप्ट आपने बताया था वही अभी जो मैंने आपको बताया था। अब तो आप डायरेक्टली भी आप समझ गए, mg r² लेकर चलना आपको। ये कब लेकर चलना? अर्थ के सरफेस पे। किस पे लेकर चलना? अर्थ के सरफेस पे। आप तो डायरेक्टली भी काम कर सकते हो, इसे U1 कह दो। U2 क्या रहा होगा? -mg r² प्लस h होता है। अब h, अब यहां पे वैल्यू रख के देख रहा हूं मैं, mg r² प्लस h की वैल्यू कितनी दे रखी है? r/5। तो क्या बनेगा? -mg r², ये क्या बनेगा? 5 और 1 6, 5re, वो 6re, सॉरी 6re, और ऊपर क्या चला जाएगा? कितना बन गया जल्दी बताओ, कितना बना होगा? 5 बना होगा, क्योंकि 5 ही तो गया होगा ऊपर। अब जल्दी जल्दी से बना कर देख लो भैया। डेल्टा U कैसे निकाल लोगे? U2 माइनस U1 करके निकाल लोगे। U2 की वैल्यू ये रही माइनस के mg, मतलब 5 को एक काम करो पहले ले लो, -5 mg r/6re, और माइनस माइनस ये वाला कैसा हो जाएगा? प्लस mg r²/re। सोल्व कर लो, ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू -5/6 है। अलग से सोल्व करके देख लो। इसे सीधा करके लिख लोगे अगर आप, तो 6 में से 5 गए और बाई 6, यानी कि 1/6, तो लगभग भी 1/6 mg r² बनेगा। और इस वाले से अब काट दियो, अब आपका आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है भाई? mg r। लेकिन उसने क्या कर रखा? सारी टर्म्स हमें h में दे रखी है, तो r की जगह जल्दी से बताओ h की वैल्यू कितनी दे रखी है? r/5 दे रखी है, तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 5h आ जाएगी। कितनी आ जाओगी? 5h। तो जैसे यहाँ 1/6 mg, r की वैल्यू 5, ये 5 हो गया और ये h हो गया होगा, तो 5/6 mgh, 5/6 mgh। सी ऑप्शन कैसा बनना होगा? राइट आंसर बनना होगा। आई होप सभी का बढ़िया होगा, कोई दिक्कत समस्या ना होगी। तो इसी फॉर्मेट से आप जितने भी पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट आवे आप कर सकते हो।
ठीक है, आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो ना किसी को भी? वीडियो सही चल रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार सभी थंब कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा? एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड की निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमेशा, एक बात सबसे शुरुआत में आपको बताया था, ये रही पृथ्वी, बाहर से इनफाइनाइट से किसी भी एम को ला रहे हो इसके फील्ड में, तो क्या एक तरीके से अर्थ ही तो काम करेगी। जब अर्थ काम करेगी इसे अपनी तरफ लेकर आने में, हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा माना जाएगा? हमारे द्वारा किया गया अर्थ के वर्क को ये कह दिया और इस हमारे वर्क को छोटा डब्ल्यू कह दिया, तो हमारे को नहीं माना जाएगा। तो यानी कि इनफाइनाइट से किसी भी फील्ड में लेकर आओगे तो अर्थ ही काम करेगी। तो जब अर्थ काम करती है तो नेगेटिव में वर्क आता है, आपको बताया तो था नेगेटिव में। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसा काम करेगी? पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी। राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? सभी कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट बताया था, दोबारा से रिपीट करके एक बार दोबारा से बता देता हूं। चलो, जब आप यहां पे कोई मास रखा हुआ है, केस ध्यान से समझ लेना भैया सभी। केस फर्स्ट, जब मास हमारा कहां पे रखा हुआ है? यहां पे रखा हुआ है, इसे आप दूर लेके जाते हो तो वर्क मिलता है हमें किस में? प्लस में। तो पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब इनफाइनाइट से मास कोई रखा है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आप लेके आते हो तो डब्ल्यू कैसा मिलता है? माइनस का मिलता है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी मिलेगी? माइनस की, जिसकी वजह से वो घटेगी। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट सभी को? चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। ठीक है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली भी याद रख लियो, ऐसे ऐसे को तो आंसर को डायरेक्टली भी याद रख लियो। यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? दिनों की संख्या कितनी होगी? जब भी दूरी और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, केपलर के तृतीय नियम का आह्वान कर लेना। तो सभी को मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, इजिकल टू R1/R2 की पावर कितनी? 3। अब देखो उसने क्या कहा, वर्तमान दूरी कितनी हो जाए? आधी हो जाए एक वर्ष में। अभी कितनी है? अभी कितना है? टी आवर्तकाल। अभी तो पहले तो सब ठीक ठाक तरीके से कितने दिन है, अब कह रहा T2 में कितने दिन हो जाएंगे, ये बात। और R1 जो है, R1 आ रही है और आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो तब क्या कंडीशन बनेगी? चलो यहां पे देखो भाई, 365 का क्या हो रहा है यहाँ पे? स्क्वायर, और T2 का क्या हो रहा है यहाँ पे? स्क्वायर। इसी की वैल्यू हमें बतानी। R1 की वैल्यू कितनी है? R है, और R2 की कितनी है? R/2। जैसे यहाँ R/2 रखेंगे और यहाँ पे 3 है, ये तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2R/2, और यहाँ पे 3 बनना होगा, इससे कट कर यहाँ पे कितना बनना होगा? 8 बनना होगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसे थोड़ा सॉल्व कर रहे होंगे तो 365 का स्क्वायर बाई 8 बना होगा, और यहाँ पे T2 का स्क्वायर यूज कर रहे होंगे। अब जैसे ये स्क्वायर से दोनों साइड के स्क्वायर को काटने की कोशिश कर रहे होगे, या एक काम कर लो आसान, मान लो अगर किसी को ना स्क्वायर काटना समझ में आ रहा हो तो 365 गुना 365, बस ये 365 पे ही है, कभी ना सोचो ये यार। अब जब इसका स्क्वायर इस पे देखोगे तो एक तो खत्म ही हो जाओगा, और 8 का स्क्वायर लगभग भी 3 के आसपास बन जाओगा, √8। मैं इसे 3 मान के चलूंगा, 365/3 मान के चलूंगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर के आसपास मान के चलूंगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से देखना स्टार्ट करूंगा 1 to 9 के आसपास में दिखाई दे रहा होगा। तो अप्रोक्स 1 to 9 के आसपास में यो मेरा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन, 129 दिन। सर इसे दोबारा समझा दो, क्वेश्चन नंबर 12। सर ये डायरेक्टली याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सोहन सिंह जी बताओ, अगर दोबारा से रिपीट करना हो तो रिपीट कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन अच्छा था ये, और बाकी डायरेक्टली भी याद होगा कि केपलर लॉ लगा के
टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। फॉर्मूला ये बनता है, पहले जब सब कुछ ठीक ठाक था, सही सलामत था, हाँ सब कुछ ठीक ठाक था, सही सलामत था, 365 दिन थे। अब दूरी कैसी होगी, पहला आर थी, अब क्या होगी, आधी होगी। सारी वैल्यू उठा के मैंने ऐसे रख दी, और जब इसका फॉर्मेट बनाया आपने देखा होगा, यहाँ 365 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर इजिकल टू 2 का क्यूब बना होगा, तो यहाँ 8 बना होगा। जब इसे सही तरीके से मैं सिंप्लीफाई करता हुआ चलूंगा तो ऐसा दिखाई दे रहा होगा। और काटा एक स्क्वायर करेंगे तो एक सीधी सी बात है, एक टर्म हट जानी है। इसका स्क्वायर 8 पर करेंगे और मैं 3 मान कर और काटा 50 करके 129 के आसपास में बना दे रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिराव की गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? तो सभी को बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा कि एल कंजर्व्ड रहता है। एल क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है। कोणीय संवेग नियत या सुरक्षित रहता है, नियत या सुरक्षित, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन कैसा बनना होगा इसका? राइट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत समस्या नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है जी तथा जीपी क्रम से पृथ्वी तल पर व एक अन्य ग्रह के तल पर गुरुत्व त्वरण है। ग्रह का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी की तुलना में दुगने हैं। तो बताना है कहानी जो है। चलो, जी का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ। क्या फॉर्मूला बता रखा? जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। और वो ये कह रहा कि अर्थ की सरफेस पे इतना है। ये नॉर्मल हमें जी और कैपिटल जी में रिलेशन पता था, बिल्कुल सही बात है। अब उसने जीपी के बारे में नई कहानी बना के दे रखी है कि जीपी जो है भैया इस प्रकार से है, जी कि ग्रह का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी की तुलना में दुगने हैं। तो ये जो पृथ्वी की जीपी वाले में मास जो है वो भी दुगना है अर्थ के रेस्पेक्ट में, और इसका भी जो है रेडियस भी जो है वो भी कैसी है? दुगनी है इसके रेस्पेक्ट में। तो जरा मुझे इसका सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो जी 2 मल्टीप्लाई एम ई अपॉन ये क्या बनना होगा? 4 आर ई स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इससे ये 2 कट जाएगा, ये बनना होगा। तो यानी कि क्या बना यहां से? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 भी दिखाई दे रहा होगा। दोनों को अगर आप डिवाइड करके देखोगे अच्छे तरीके से, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, रिलेशन देखना किसका क्या बैठने वाला। चाहे तो आप डायरेक्ट भी जी की वैल्यू को यहां पे पुटअप करके और यहां से भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे? जीपी इजकल टू ये जो 1/2 है इसे ऐसे कैसे लिख के 1/2 और मल्टीप्लाई ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है? जी की दिखाई दे रही है, जी की दिखाई दे रही है। तो यहां से ये क्या बनेगा? कौन सा रिलेशन होगा? जी इजकल टू 2GP। जल्दी से बताओ ये वाला रिलेशन किस किस का आ गया? जी इजकल टू 2GP। जल्दी जल्दी से बताओ भाई। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कैसा आ गया होगा राइट आंसर? सभी कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना। ठीक है जी, सभी का क्लियर है? 14 का सी, जी इजकल टू 2GP। जी जिसके सी आए थे एक बार मेंशन कर देंगे, क्लियर है उन्हें? जी जिसके अलग आए थे बी से अलावा तो एक बार मेंशन कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है भैया, यस लिख देंगे एक बार भैया। जी जिसने भी सी के कमेंट कर रखे हैं एक बार यस लिख देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? बी ऑप्शन। ठीक है जी, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम है तथा त्रिज्या आर है
तो गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक स्थिरांक g में अनुपात क्या रहने वाला है। ठीक है, तो कोई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। g इजिकल टू जी एम में अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो अब क्या कहना चाह रहा, अब सुलटो इसे। वो कह रहा है स्मॉल g और कैपिटल G में रेशो पूछ रहा, तो आपको अलग से बनाने की जरूरत ना कि ये बस बनाओ यहां से, ये कैपिटल G। देखो यहाँ पे क्या बना, एम ई अपॉन आर स्क्वायर, एम ई अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन, एम ई अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्लियर है सभी को। चलो आगे जल्दी जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, गिराव की गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है। टीटो आ गया, सेम है, कॉपी है, डबल डबल हो गया, फिर भी चलो बता दो। कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग के स्थान पर अगर बाय द वे, कोणीय संवेग के स्थान पर बाय द वे लीनियर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का क्या मिल जाता, रोटेशन। लीनियर मोमेंटम का रोटेशन मिल जाता, तब भी हम एंगुलर मोमेंटम ही बताते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रह सूर्य के परितः चित्रानुसार चक्कर लगा रहा है, ग्रह का अधिकतम वेग क्या होगा, किस पे होगा अधिकतम वेग, जो सबसे पास में होगा, बी पे होगा भैया। बी पर v की वैल्यू सबसे ज्यादा है क्योंकि पास है, पास है, नियर टू सन प्लेनेट जो है। और सबसे ज्यादा दूर किसका है यहां पे, ए पर v सबसे कम होगा। ठीक है, फार टू सन। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी अगर वो पूछता आपसे, काइनेटिक एनर्जी भी अगर पूछता कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस पर होगी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो तब भी हम बी पे बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बी, यानी कि इसकी भी ज्यादा होती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी रहने वाली है। आ गया, डीटो है, कॉपी है ये भी, कॉपी है ये भी। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 129। ठीक है जी, ये कैसे होती है सर, एक्सप्लेन। जैसे जितना भी ये कोई भी प्लेनेट होता है ना, जितना भी सन के पास में रहेगा तो ये क्या काम करेगा, जब भी कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है, कोई भी सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो उस केस में सन के जब दो बॉडी बिल्कुल पास पास में होती है, वैसे ये इतनी पास भी नहीं होती, मतलब कंपेयर टू, अगर मतलब इस अर्थ पे दो बॉडी को पास पास में रख दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतने अच्छे तरीके से नहीं काम करेगा, लेकिन यहाँ पे प्लेनेट और सन के बीच में बहुत ज्यादा वो है वैसे तो अब कुल मिलाकर जब ये इसके जितना भी ये दूर, मतलब जितना ये पास में रहेगा तो इसे तेजी से अट्रैक्ट करके भेजेगा आगे, और जैसे जैसे दूर होता चला जाओगे उसकी कैसी होती रहेगी, इसका अट्रैक्शन कम होता जाएगा, इसकी वेलोसिटी अपने आप ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी दूर होने पर। ठीक है, चलो जी, आई होप 18वां क्लियर हो गया होगा, ये तो बिल्कुल डीटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, पृथ्वी की किसी उपग्रह एस की कक्षा त्रिज्या एक दूर संचार उपग्रह की कक्षा त्रिज्या की 4 गुनी है, एस का परिक्रमण काल कितना रहने वाला है। सभी कमेंट करके सभी का आंसर चाहिएगा मुझे, सभी का बिल्कुल सेम टू सेम पीछा करवाया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सभी का आंसर चाहिएगा भैया मुझे, जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। रोहन सिंह बी बी बी,
बी ऑप्शन आ रहा है। 8। सभी आंसर बताएंगे भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम करवा के आया हूं। जब भी दूरी और टाइम के ऊपर बात आ जाए, जब भी दूरी और टाइम के ऊपर बात आ जाए, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, कैपलर का थर्ड लो, कैपलर का थर्ड लो। तो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला बनाओ यहां से। तो क्या कह रहा है, अब पढ़ो इसे ध्यान से। पृथ्वी की किसी उपग्रह एस की कक्षा त्रिज्या एक दूर संचार उपग्रह की कक्षा त्रिज्या की 4 गुनी है। ठीक है, माना पृथ्वी का परिक्रमण काल, मान लो ये वाला कोई एक प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है, मैंने T1 जो है वो S को रिप्रेजेंट, यानी कि R1 का जो कंसेप्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, S को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो T2 जो रिप्रेजेंट और R2 रिप्रेजेंट कर रहा है, T2 और R2 वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक दूर संचार उपग्रह को, दूर संचार। इसे मैं टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोल देता हूं, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, TCS, ठीक है, इसे बोल देता हूं। अब ध्यान देना मेरी बात पे। T1 यानी कि S1, S के बारे में बात कर रहा है, यानी कि S के बारे में बात कर रहा, S की वैल्यू बतानी है। और ये TCS है, ठीक है, इसका क्या है, स्क्वायर है। और ये जो है प्रत्येक किसी S की कक्षा त्रिज्या एक दूर संचार उपग्रह की कक्षा त्रिज्या की 4 गुनी है, यानी कि S वाले की त्रिज्या कितनी है, यानी कि पहले वाले की 4 गुनी है। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, ये 3 है। इसे कट करेंगे, क्या जाओगा 64। अब टीसीएस वाला आप सभी को पता होगा, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी होते हैं जिनका टाइम पीरियड कितना होता है, 24। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर अधिकतम घूमना बंद कर देती है और तेजी से घूमना शुरू कर देती है, तब जी का मान। अच्छा प्रदीप कुमार जी, मैंने क्वेश्चन वो करवा दिया है, मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूं, आपका बिल्कुल एक्सप्लेन करवा रहा हूं, ठीक है। तो जो टीसीएस का जो परिक्रमण काल होता है वो कितना होता है, 24 आवर होता है, यानी कि एक दिन होता है। तो टीसीएस का एस का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर, और ये 64, और ये एस इजिकल टू क्या बनेगा, 8 दिन, 8 दिन बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 8 दिन, ठीक है। जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर हो गया। प्रदीप कुमार जी क्वेश्चन देख लो एक बार, ये रहा आपका, ये मैं करवा दूं, शायद आपने क्लास लास्ट में ज्वाइन करी है। ये रहा सबसे शुरुआत का ही क्वेश्चन है, और इससे पहले वाली जो मैंने थ्योरी की क्लासेस ली थी वहां पे बता के आया था लास्ट टाइम पे, आप एक बार देख लेना। वहां पे ये बता रखा है यहाँ पे कि पृथ्वी अचानक रुकना क्या हो जाए, पृथ्वी अचानक रुक जाए तो इक्वेटर पोल को छोड़ के इक्वेटर की तरफ वेट कैसे हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर तेजी से वो बढ़ने स्टार्ट हो जाए, तेजी से घूमने स्टार्ट हो जाए, तो इक्वेटर पे उसका वेट घटने लग जाता है पोल को छोड़ के। विशेष तौर पर इक्वेटर मान के चलता हूँ, वैसे इक्वेटर पोल के बीच की बात होती है। और मास कैसा होता है, अनचेंज होता है। और अगर तेजी से घूमने का मतलब क्या है कि पहला टाइम पीरियड 24 आवर है और बहुत तेजी से घूमने लग जाए तो लगभग भी 1.4 घंटे का रह जाएगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसी पे चल जाओ। लास्ट टाइम पे जो ये वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी इस क्वेश्चन में बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 19 किस किस का सही आया है, क्वेश्चन नंबर 19 किस किस का सही आया है, 8 दिन, जल्दी से बताएंगे भाई किस किस का सही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कट जाए जबकि द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्व त्वरण कैसा रह जाएगा। अच्छा मैं अब भी एक बार और दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कम से भी कम, कम से भी कम अभी भी 50 स्टूडेंट के आसपास में, स्टूडेंट ना यहाँ पे आप टीचर ही कहना चाहूंगा मैं टीचर ही कहना चाहूंगा, 50 मेधावी टीचर ने कोर्स ले लिया है। मतलब उन 50 के बारे में बात कर रहा हूं मैं जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन हुए हैं।
जो टेलीग्राम ग्रुप पे कोर्स लेकर ज्वाइन हो गया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने बाय द वे मतलब कोर्स ले लिया हो, कम से कम भी 50 से 60 तक के ऐसे मेधावी टीचर हैं जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से ना जुड़े हो, ठीक है। तो इसी वजह से सभी एक बार भैया जुड़ जाइयो, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से मतलब वहां पे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन, टेस्ट वगैरह सारी चीजें पता चलती रहती हैं, ठीक है। तो क्या है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए जबकि द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है भैया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, द्रव्यमान वही रहे, एम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, कैपिटल जी पे, आर के ऊपर बात हो रही है। तो इसमें आप परसेंटेज एरर वाला लगा दो ना, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला वो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते थे, डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, ये तो दोनों हटाओ जब सेम है तो 2 डेल्टा आर ई बाई आर ई और मल्टीप्लाई 100। अब ये 2 मल्टीप्लाई आर में कितने का चेंज आ रहा है, आर में त्रिज्या 1% सिकुड़ जा रही है तो 1% रख दो इसकी जगह, तो क्या आया आंसर आया 2%। अब मेन बात होती है कि 2% घटेगा या बढ़ेगा। अब ध्यान देना मेरी बात पे, जी का इससे देखो आप, अगर आर घट रही है, आर क्या हो रही है, घट रही है, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या ना बढ़ेगी, तो इस वजह से 2% बढ़ता है, जी का मान 2% कैसे होता है, बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? अच्छा, 2% इंक्रीज। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को, सभी का बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। राजू गुप्ता जी, रोंग कौन सी चीज, अच्छा आपस में कह रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, डी ऑप्शन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्थिति ऊर्जा वाला ही आ गया, इसे आप जल्दी जल्दी से करो रीडिफाइन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, फॉर्मूला था हमारा जी इजकल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर था, ठीक है। उसने जी तो कांस्टेंट टर्म्स होती है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एम क्या है वही कह रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम रहे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, यानी कि किस पे पढ़ना है, आर ई पे कर रहा है, और आर ई क्या है 1% सिकुड़ जाने की बात कह रहा। तो जी और आर ई में परसेंटेज एरर बना के देख लोगे तो ये बनेगा, और जब आप इसकी 1% की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दोगे, सिकुड़ी वही को यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो 2% आएगा। अब आप देखोगे आर ई की वैल्यू घट रही है तो जी की वैल्यू कैसी होगी, बढ़ेगी। मुझे हार्ड लगता है बट अब इजी लगने लगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगी, डी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी इसका आंसर देवें, ऑल कैंडिडेट, ऑल मेधावी टीचर इसका क्या देवें, आंसर देवें, ठीक है जी। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्व जनित्र जी है, द्रव्यमान m के पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर ऊपर उठाने में स्थिर ऊर्जा, अभी क्या बताया था आपको स्थिर ऊर्जा का, पृथ्वी के सरफेस पे कितनी बताई थी ना, आर स्क्वायर बाई आर ई, आप ये लगाना। और वो कह रहा है U2 जो है, जब वो हाइट की बात करने लगे हैं तो आपको क्या फॉर्मूला बताया था, आर ई प्लस एच लगाइयो। अब वो कह रहा है जो आप उठा रहे हो एम को पृथ्वी के तल से पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के बराबर उठाने पर, यानी कि एच की वैल्यू कितनी लेके चलनी है, आर ई लेके चलनी है। तो इसे बना लो यहां से माइनस एम जी आर ई के स्क्वायर, यानी कि आर ई प्लस आर ई, क्या बनेगा एम जी आर ई के स्क्वायर बाई 2 आर ई। और वृद्धि की बात कह रहा है तो डेल्टा यू बताओ, U2 माइनस U1, U2 की वैल्यू कितनी माइनस एम जी आर ई के स्क्वायर बाई, एक तरीके से 1/2 है आर ई,
और यहाँ पे प्लस बन जाएगा, माइनस वाला ये वाला प्लस बन जाएगा, तो एम जी आर ई का स्क्वायर बाई आर ई। तो आप देखोगे ये 1 है, ये 1/2 है, तो अपने आप ही क्या बन जाएगा 1/2 एम जी आर ई का स्क्वायर बाई आर ई। यहां से ये खत्म, तो क्या बनेगा 1/2 एम जी आर ई। किस किस का राइट आंसर आया 1/2 एम जी आर ई। जल्दी जल्दी से बताओ ए ऑप्शन किस किस का राइट आंसर आया भाई, सभी का क्लियर है? हाँ जी, तो समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। द्रव्यमान m का एक उपग्रह पृथ्वी तल से r ऊंचाई पर पृथ्वी के परिधि तक घूम रहा है, ठीक है। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण g हो, पृथ्वी की त्रिज्या r हो, तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा का देखो टोटल u का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, u का फॉर्मूला क्या बताया था? u का फॉर्मूला बता रखा माइनस एम जी आर ई का स्क्वायर बाई आर ई। अगर कहीं दिखाई देवे तो ये अर्थ के सरफेस के लिए लगाइयो, अर्थ के सरफेस के लिए लगाइयो। हाइट पे क्या है तो आप इसे क्या काम करियो आर ई प्लस एच हाइट कह दियो, यो हाइट कह दियो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का क्या बदल जाना है, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में 1/2 एम जी आर ई का स्क्वायर बाई आर ई लेकर चलना, आपको ये लेकर चलना। क्लियर है? जल्दी जल्दी से बताओ भैया, ये लेकर चलना, ठीक है। ये कब है, ये कब लेकर चलना है आपको? अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। लेकिन अर्थ की सरफेस से हाइट पे, हाइट की बात करेगा तो क्या आ जाओगी काइनेटिक एनर्जी? जल्दी से बताओ। अगर अर्थ की सरफेस से हाइट पे बात करने लगा तो ये आएगी, ये अर्थ की सरफेस टू हाइट। अब देखो उसने क्या कह रखा क्वेश्चन में, द्रव्यमान m का एक पिंड पृथ्वी तल से r ऊंचाई पर पृथ्वी के परिधि तक घूम रहा है। r ऊंचाई कह रहा है ना, पृथ्वी तल से, पृथ्वी ओरी यानी कि यहां से यहां तक की तो r होती है, इसे पृथ्वी तल से यहाँ पे r है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वाला लगाओगे। h की वैल्यू कितनी लेके चलनी है यहाँ पे 1/2 एम जी आर ई का स्क्वायर अपॉन ये क्या बन जाएगा आर ई। तो ये क्या बन गया जल्दी से बताओ, आर ई 2r, और ये हो गया 1/4 एम जी आर ई का स्क्वायर बाई आर ई। खत्म करो तो क्या आंसर बनेगा काइनेटिक एनर्जी का 1/4 एम जी आर ई। जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस का राइट आया, बिल्कुल बेहतरीन किस किस का आया, जल्दी जल्दी से। ये ऑप्शन किस किस का बड़ा बेहतरीन सा आया, जल्दी जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से। सभी का एकदम बढ़िया सा लग रहा है भाई, सबका एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बहुत गजब। तो और आपने उसका भी देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी का भी, वो टोटल एनर्जी का भी लिख लो चाहे तो। यहाँ पे टोटल एनर्जी का भी माइनस में आता था, उसमें और इसमें क्या फर्क होता था? इसमें उस वाले में, इस वाले में क्या करते थे, अब आप इकट्ठा करके देख लो टोटल एनर्जी को, U प्लस के बना कर देख लो, ये माइनस में आती है, चेक कर लियो बाकी आप अच्छे तरीके से, बिल्कुल बढ़िया आ रहा, गजब एकदम। चलो जी नेक्स्ट देखो, किसी पिंड का पलायन वेग, उसके पलायन वेग की बात हो रही है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है, उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के वर्गक्रमानुपाती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। तो सबसे पहले अब कितने क्वेश्चन है सर जी, पढ़ते वक्त आप ये बात मतलब पूछा करो कितने हैं, कितनी देर और पढ़ना है, कितना तेज चलना है, कितना स्लो चलना है, बस पढ़ते रह करो, है ना, पढ़ते रह करो। मजा जब ये है जब पढ़ते रहो, टीचर के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। तो v इजिकल टू, आपने देखा होगा फॉर्मूला, सबसे पहले तो v इजिकल टू, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, 2g r से उत्पत्ति हुई है। और g की वैल्यू अगर मैं यहां पे क्या रखूं, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर अगर रखूं, तो v इजिकल टू ये फॉर्मूला बनता है 2g, g की जगह रखो भाई जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर ई। तो बड़ा बेहतरीन सा एक फॉर्मूला तो ये बन गया, एक फॉर्मूले ने यहां से जन्म ले लिया v इजिकल टू, तो सारे फॉर्मूले एकदम माइंड में आ जाने चाहिए तुम्हारे,
एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ये अर्थ की सरफेस पे है ना, हाइट पे पूछने लगे तो ये वाला लगाइए 2gm में आर ई प्लस एच। अब देखो क्या किसी भी फॉर्मूले में, क्या किसी भी फॉर्मूले में, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 में कहीं भी स्मॉल m दिखाई दे रहा है क्या? 40 मीटर स्मॉल m दिखाई दे रहा है क्या? क्या स्मॉल m दिखाई दे रहा? आप कहोगे स्मॉल m नहीं है, स्मॉल m नहीं है, तो इसका मतलब है v किस पे डिपेंड नहीं करता? मास पे डिपेंड नहीं करता, अर्थ के सैटेलाइट पे या किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअल में ये जो सारी चीजें होती हैं ये अर्थ की सरफेस से हाइट पे डिपेंड करती है विशेष तौर पर। विशेषकर यहाँ मास के बारे में पूछा गया, तो राइट आंसर क्या जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, डी ऑप्शन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड पृथ्वी तल से आरी दूरी पर, बहुत गजब बात बताई हुई है यहां से, पृथ्वी की त्रिज्या पर विराम अवस्था में है। पृथ्वी तल से आरी की दूरी है, समझ जाना मेरी बात, ठीक है? पृथ्वी तल से आरी की दूरी है विराम अवस्था में। इसके ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जाने का न्यूनतम वेग बताना है जिससे पृथ्वी पर कभी लौट के ना आए। अभी आपको कितने फॉर्मूले बताए थे वी के? मनना वी के फॉर्मूले बताए थे, एक ये वाला 2g एक ये वाला बताया था 2gm अपॉन आर बताया था। ये अर्थ की एक्चुअल में सरफेस की बात पे लगाना, आपको अर्थ की सरफेस पे लगाना, लेकिन हाइट की बात अगर कह लगा, वो हाइट की बात कह लगा तो अभी कौन सा फॉर्मूला बताया था मन्ना? आर ई प्लस एच, लेकिन उसने एच की वैल्यू ना, ये कह रहा अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे, यहां से अर्थ की सरफेस से एच हाइट आर ई दूरी की, यानी कि एच की वैल्यू आर ई पे, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है इस जगह, तो यानी कि एच की वैल्यू क्या लेके चलोगे यहाँ पे? 2gm, यानी कि एच की वैल्यू क्या लेके चलोगे? आर ई लेके चलोगे। जल्दी से बताओ आंसर क्या बना? 2gm अपॉन 2r, यहां से ये खत्म, तो आंसर क्या बनेगा? gm अपॉन r। जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस का राइट आया है ये वाला, gm अपॉन r, ठीक है? हो गया ना गलत? गलत हो गया भाई, है ना? किस किस का सही था जल्दी से बताओ। क्या ये वाला बना इसका? ये वाला भी नहीं है, gm अपॉन r, ये वाला भी नहीं है, ये है, ये खत्म। समझ में आ गया कैसा हुआ? एक लाइन नहीं पड़ी ध्यान से, वो कह रहा एक पिंड पृथ्वी तल से आरी दूरी पर पृथ्वी की त्रिज्या पर विराजमान है, अर्थ की सरफेस योरी, और हाइट जो है उसकी वो अर्थ की रेडियस के इक्वल है। तो यहां तक का ही तो होता है, यहां तक का ही तो है यो, यहां तक का तो ये रहा, मैंने बताया था अर्थ की सरफेस पे वाला फॉर्मूला लगाना। और जैसे ही आप आगे चले जाओ, हाँ हाँ हाँ, तो जब आप आगे चले जाओगे तो h की जगह क्या रखोगे? यहाँ पे r रखोगे और सॉल्यूशन बना दोगे। अगर सभी का क्लियर हो गया हो, जिसका अलग आया था, अगर सभी का क्लियर हो गया हो तो एक बार यस लिख दो, फिर ही आगे बढ़ूंगा मैं। जल्दी जल्दी से एक बार सभी लिख देंगे पहले, फिर मैं आगे जब ही आगे बढ़ूंगा भाई, ठीक है? जब ही आगे बढ़ूंगा भाई। यस सर। नहीं, जिनके अलग थे आंसर, प्लस सी वाले से जिसके अलग थे आंसर, वे जल्दी से बताएंगे। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। जिसके सी वाले से अलग थे वे बताएंगे। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि पिंड को ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर, तो प्लान वेग कितना होगा? अरे बिल्कुल सिंपल बात समझ लो कि v कभी भी क्या थीटा पर डिपेंड करता है,
थीटा पे डिपेंड नहीं करता। पहले भी 11.2 था, अब भी कितना रहेगा 11.2 रहेगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं सर जी घड़ी से 25 सेकंड में देता हूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट एकदम। यही तरीका होना चाहिए, घड़ी से 25 सेकंड के आसपास का, 30 सेकंड के, 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। 25 घड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, वो अगर आप पृथ्वी से प्लान वेग v है, उस ग्रह से प्लान वेग क्या होगा जिसका द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी तल से दुगने हैं? पृथ्वी तल से दुगने हैं। देखो भाई, आप ध्यान से, प्लान वेग का भी फॉर्मूला बताया था, बड़ा बेहतरीन सा, ठीक है। इसमें m और r की बात हो रही है, तो m और r तो लेना पड़ेगा, यानी कि 2g m बाई r, ये बनेगा फॉर्मूला v वाला, ठीक है, ये बनेगा। अब वो कह रहा है कि कोई दूसरा ग्रह होगा, v डैश मान लेता हूं उसका, जिसका द्रव्यमान यानी कि ना तो 2 को छेड़ रहा ना g को छेड़ रहा, द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान है त्रिज्या दोनों पृथ्वी से दुगने हैं, यानी कि दुगना ही है कितना m, और दुगना ही है क्या r, दुगना ही m है, दुगना ही r है। इससे ये काटोगे तो आप देखोगे क्या बनना, 2g m बाई r। तो 2g m बाई r ये किसके इक्वल था? ये तो खुद अपने आप में फॉर्मूला था, v था। तो जल्दी से बताओ कोई दिक्कत? ये तो आपस में कैसा रहा होगा, सेम रहा होगा। ए ऑप्शन किस किस का है? ए ऑप्शन 26वें का ए ऑप्शन। सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करके आंसर बता करो भाई। 26वें का ए ऑप्शन सेम रहने वाला है, सेम होगा, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से प्लान वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी हो परंतु माध्य घनत्व पृथ्वी के ही समान हो, तो ग्रह से प्लान वेग का मान कितना होगा? सभी को बताना, और मैं यहां पे लिख देता हूं ऑल, सभी को आंसर बताना है भाई। इतने सभी को आंसर बताना है भाई, बताना चाहिए। आ रहे हैं, चलो जी देखते हैं। बाकी सभी एक बार ध्यान से देखेंगे भाई। वो अगर आप पृथ्वी तल से प्लान वेग v सही है सब? ओके रिपोर्ट, जल्दी से वो बताओ भाई, आवाज तो सही है ना? सही है आवाज एकदम। देखो भाई, पृथ्वी तल से प्लान वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है यदि ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी हो परंतु माध्य वो इतना ही हो। पृथ्वी का देख लो भाई, पृथ्वी की कंडीशन देख लो पहले, v कितना दे रखा, अभी जो हमारा फॉर्मूला बना था क्या बना था, 2g m अपॉन r ही बना था, ठीक है, r ही बना था। चलो ये पृथ्वी की बात होगी। दूसरे वाला जो पृथ्वी से अलग वाला है, मैंने इसे v डैश मान लिया, और वो बाकी क्या 2g में तो कोई चेंज नहीं। यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी हो, पृथ्वी की त्रिज्या से क्या कह रहा, दुगनी कह रहा, तो मैं नीचे क्या लिख देता हूं, पहले आपको एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी, पहले आपको एक बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझनी पड़ेगी कि उसने किस किस के बारे में बात कर रखी है।
पृथ्वी की त्रिज्या से तो दुगनी हो, चलो त्रिज्या की बात क्या रखी है, बढ़िया, कोई दिक्कत ना, परंतु माध्य घनत्व तो पृथ्वी के ही समान हो, तो माध्य घनत्व तो देना रखा, तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, इसे डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट कर दो। तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सभी को पता होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, सभी ने पढ़ा होगा। तो द्रव्यमान को मैंने कह दिया एम ई, और वॉल्यूम को कह दिया आर ई का क्यूब। कोई दिक्कत समस्या, बिल्कुल भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो ऐसे एम ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो मल्टीप्लाई आर ई की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो पहले ये वाली वैल्यू यहां पर रख लेता हूं मैं, यानी कि v जो है एम ए की जगह यानी कि 2g, एम ए की जगह यो काम कर रहा होगा रो, और यहाँ पे आर ई की पावर क्या बननी होगी, 4 बननी होगी, क्योंकि 3 एक तो कंपनी की है और 3 ये आई है, तो 4 बन गई होगी ये वाली ना, एम ए की वो हो रही होगी ना, यानी कि एम ए की वैल्यू रो मल्टीप्लाई आर ई 3, और ये आ रही है, इससे ये खत्म हुई होगी। तो v यहां से सिंपल वे में v क्या बना, 2g रो आर ई स्क्वायर, ये बना होगा। अब इसके अकॉर्डिंग v डैश के अकॉर्डिंग देख लो, 2 पे कोई फैक्टर नहीं, g पे कोई फैक्टर नहीं, रो सेम है, रो बिल्कुल सेम है, आर ई से आर ई की त्रिज्या की दुगनी है, यानी कि यहां पर इससे दुगना कर लो, यानी कि 2 आर ई का स्क्वायर कर लो, तो आप देखोगे 2 जी रो मल्टीप्लाई 4 आर ई स्क्वायर, ये बना। तो अगर मैं इसे अलग अलग लिख लूँ, यहां से √4 और 2 जी रो आर ई स्क्वायर, तो आप देखोगे ये तो 2 बना, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल बनी, v के इक्वल बनी। ठीक है, और ये क्या है, v डैश है, तो v डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है, तो क्या बना, v डैश कितना बना, 22। सभी का एकदम बेहतरीन आया था, तो सभी का ए ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन आया था, कोई दिक्कत समस्या, डबल नहीं होगा। हाँ जी, क्लियर है, सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ऑल क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सभी एक बार यस लिख देंगे फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी यस लिख दो सभी, एक बार क्लियर लिख दो। आगे, चंद्रमा पर एक बम का विस्फोट होता है, ठीक है जी, फॉर्मूले का तो ध्यान नहीं दिया, अच्छा अच्छा ठीक है। चंद्रमा पर एक बम का विस्फोट होता है, पृथ्वी पर इसकी ध्वनि कितने समय बाद सुनाई देगी, जब परमाणु बम कर लियो, बम फाड़ लियो चंद्रमा पे, तुम ध्वनि बिल्कुल नहीं सुनाई दे, क्योंकि वहां जो वायुमंडल ही ना है, क्योंकि वहां का प्लान वेग पृथ्वी के प्लान वेग की तुलना में बहुत कम है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, सुनाई ना देवे। ये वाला क्वेश्चन ना रील में भी आता रहा है, जो इंस्टाग्राम की या फिर अब तो यूट्यूब में भी रील दुनिया भर की चलने लगी, उसमें भी कि अगर पृथ्वी पर परमाणु बम से हमला कर दिया जाए तो पृथ्वी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके से, तो वहां मतलब कर लेना है ना। चलो आगे बढ़ो, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, हवा क्यों नहीं है भाई, यह पृथ्वी के निकट है, ये तो सेंसलेस है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी कोई अलग बात नहीं है, यह सूर्य से प्राप्त करता है, ये भी एक गलत बात है, ये तो होगा ही होगा। यहां गैस अणुओं का प्लान वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, यानी कि गैस को वहां पे, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वहां पे पानी बनाने के लिए, सबसे मेन चीज है वहां पे पानी बनाने के लिए, मतलब उनका एक जगह मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन वहां इतना प्लान वेग है ही ना, हाइड्रोजन के प्लान वेग से कम है, मतलब एक तरीके से हाइड्रोजन के थर्मल वेलोसिटी से वहां का प्लान वेग बहुत कम है, जिस वजह से वहां गैस रुक ही नहीं पाती। उनका
अकाउंट भी शेयर कर दीजिए, हम लोग फॉलो कर लेंगे। क्या यूज है मून का? हमारी लाइफ में मून का बहुत बड़ा यूज है। जितने भी ज्वार भाटा आते हैं ना समुद्र में, वो जो हमारे शरीर में, जब दिनों देख लो कि चंद्रमा कितनी दूर है, और पृथ्वी पर जो जितने भी समुद्र है ना, वहां पे ज्वार भाटा आते रहते हैं। वो पृथ्वी की, वो चंद्रमा के घूमने के साथ साथ से ही आते हैं। मनुष्य के शरीर में भी 70% जल होता है। तो हमारा शरीर भी ना मून की रोटेशन से इफेक्ट होता है, चाहे मानो या ना मानो, वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई सभी को? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 30। ए सील बोतल, इंग्लिश छोड़ो हिंदी पढ़ो। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई गई। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल की डाट खोल दी जाए तो क्या होने वाला है? जल जम जाएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल भी जम जाएगा। जल बिखर जाएगा, ये भी कोई बात नहीं हुई। जल H2 व O2 में ज्यादातर क्या करेंगे, या तो बी ऑप्शन देंगे या सी ऑप्शन देंगे। एक्चुअल में आपको बताऊं, वहां इतना ज्यादा प्रेशर ही ना है कि वहां वायुमंडल क्रिएट हो पावे। जब प्रेशर ही ना, किसी भी चीज के उबलने की या ना उबलने की दर जो होती है ना, ऊपर के प्रेशर से डिपेंड करती है। ऊपर का प्रेशर इतना ज्यादा है या ना, थर्मल प्रेशर ज्यादा है वहां पे, तो वो क्या होगा, उबलने लग जाएगा। क्या होगा? उबलने लग जाएगा। पानी जो है वहां पे उबलने लग जाएगा, विघटित हो जाएगा। सी का भी ध्यान दे सके हम बहुत से, तो जो बहुत मतलब कम प्रेशर है और ये चीज को सोच के गए हाँ ये हो सकता है, तो बी वाले पे ध्यान बना देना, उबलने लगेगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एक उपग्रह पृथ्वी आरी के अति समीप वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, इसका कक्षा वेग कितना होगा? इसका कक्षा वेग कितना होगा? वीओ के बारे में बात हो रही है। वीओ के कितने फॉर्मूले हैं, पहले वे लिख दो सारे। जी आर ई का, वीओ का एक फॉर्मूला और आता है जी एम ई अपॉन आर ई, और वीओ का एक फॉर्मूला और होता है जी एम ई आर ई प्लस एच। ये बहुत समीप है, वेरी क्लोज टू अर्थ, वेरी क्लोज टू अर्थ। ये कहां पे है? अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे। ये कब लगेगा? अर्थ सरफेस से हाइट पे। सबसे ज्यादा ना मतलब कंफ्यूजन इन्हीं चीजों में हुआ है कि सर ये वाला फॉर्मूला लगाए या ये वाला फॉर्मूला लगाए, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करके देता कि एच की वैल्यू जो है ना, सर इसे डिटेल में समझा दो, व्रत खोलने में भी काम आता है। नहीं, खतरनाक हो रहे हो भाई। व्रत खोलने में काम आता है। इसी कारण से सैटेलाइट को चंद्रमा पे डार्क में उतारा जाता है सर जी। हाँ जी, सही कह रहे हो, ना तो व्रत ही ना खुले। सही कह रहे हो, पूरी रात वो जो आधी रात वाला व्रत हुआ है ना, फिर अगले दिन तक भी दोबारा से वेट करना पड़ेगा, है ना, जो कृष्ण जी वाला होता है। आधी रात का जो व्रत होता है जन्माष्टमी वाला, है ना। तो चलो, ये अर्थ के वेरी क्लोज टू, जब ये बिल्कुल जब लगेगा फॉर्मूला, जब बिल्कुल सिंपल कंडीशन रहेगी, इसका अर्थ की सरफेस पर आया होगा, ये अर्थ की सरफेस से हाइट पर आया होगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपका बेस्ट है। तो कौन सा बनेगा इसमें? ये ऑप्शन 31 का ए। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ भाई, ए सभी का क्लियर था? जल्दी से बताओ भाई, ए सभी का क्लियर था? चलो, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के तल के अति निकट परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्ष वेग मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है?
जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उसमें है। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के तल के अत्यंत निकट परिक्रमा कर रहा है, अत्यंत निकट परिक्रमा कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या था अभी अत्यंत निकट वाला, जल्दी से बताओ। GRE, ठीक है। तो उसका कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? क्या द्रव्यमान पे, पृथ्वी की त्रिज्या पे? देखना VO किस पे डिपेंड कर रहा? RE पे। सही बात है, कक्षीय त्रिज्या पे। आगे सोचने की जरूरत ही ना। बी ऑप्शन जल्दी जल्दी से बताओ किस किस का सही है, जल्दी बताओ किस किस का सही है। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले से सोचना था। वे जो दो फॉर्मूले बने थे ना आपके, ये वाले जो फॉर्मूले बने थे, बस इसी वर्ड का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जब यो अति निकट या अति समीप आ जावे तो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीजें बतानी है। क्लियर हो गया होगा सभी का? ठीक है भैया, ये फॉर्मूला ही अत्यंत निकट के लिए बना हुआ है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक बार क्लियर करके बताओ, क्लियर है सभी को पिछले वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल से ठीक ऊपर वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले एक कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग v है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर स्थापित उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होगा? ठीक है, पृथ्वी तल के ठीक ऊपर वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाला, अभी बताया तो था। जब ये वाला फॉर्मूला आवे, क्लोज्ड कंडीशन के लिए लगाना है ये, ठीक है। और जब ये वाला फॉर्मूला आवे GME अपॉन RE, ये अर्थ सरफेस के लिए लगाना, ठीक है। और जब हाइट कंडीशन की बात आ जा कहीं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। आप जल्दी से बताओ कौन से वाला फॉर्मूले को आप प्रयोग करोगे? अर्थ सरफेस टू हाइट, तो ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करोगे आप, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लेरिफिकेशन हो गया होगा इन क्वेश्चनों को करते वक्त। और RE, अब उसने क्या क्या रखा? पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, पृथ्वी की आधी त्रिज्या के, यानी कि h की वैल्यू जो है RE/2 है भैया, यानी कि h की वैल्यू कितनी है? RE/2 है, पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर, ठीक है। यही तो बनेगा। तो स्थापित कक्षीय वेग क्या होगा? ठीक है भाई, पृथ्वी का कक्षीय वेग उसने ये क्या रखी है? सरफेस पे, यानी कि ये वाला बिल्कुल सिंपल टर्म्स ये है, यानी कि ये वाला जब इसके लिए लगाऊंगा तो V इजकल टू, ये दे रखा उसने, गिवन क्या रखा क्वेश्चन में, ये क्या रखा ये वाला, ठीक है। इसकी कंपैरिजन इससे करूंगा तो VO इजकल टू, इसे मैं अगर इसे सोल्व करके देखने लगू तो GME, ये क्या बनेगा भाई? 2 और 1 3 RE, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर 2 चला गया। तो इससे मैं क्या काम करूं, अगर आप देखोगे तो √2/3 को बाहर ले लूं, इसे क्या लिख सकूं? GME अपॉन RE, और इसकी वैल्यू कितनी? √2/3, और इसकी वैल्यू कितनी लेकर चलूंगा मैं? वहां पे कितनी दे रखी? ये रही V दे रखी, तो कौन सा आंसर दिख गया? 2/3V। सी ऑप्शन किस किस का राइट आंसर आ गया भाई? सी ऑप्शन। अरे वाह, गजब, एकदम सबका एकदम बेहतरीन आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो उपग्रह A और B एक ग्रह के चारों ओर क्रम से 4R व R त्रिज्याओं की वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यदि A का वेग 3V है तो B का वेग क्या रहने वाला? सर वेरी क्लोज और सरफेस पर होना सेम ही होगा या ना? हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन मैंने आपसे बस ये आपको देखो एक्चुअल में इनमें अगर आपको मैं बताऊं, इस बात को अगर सोच कर चलोगे ना कि क्लोज्ड और वेरी, मतलब क्लोज्ड हुआ या सरफेस पर हुआ, तो मतलब बहुत कम क्वेश्चनों में आज आप क्लासिफिकेशन कर पाओगे कि ये वाला कहां के लिए, ये वाला कहां के लिए, ये वाला कहां के लिए। ये लगेंगे तो आपको कि वेरी क्लोज्ड और सरफेस पे बिल्कुल ठीक ठीक है,
लेकिन एक बात बस छोटी सी आपको जब आपने पूछ लिया तो मैं एक्सप्लेनेशन में बता देना चाहता हूं। चाहे कोई भी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे भी घूम रहा है, अगर उसकी हाइट जो है अर्थ की रेडियस की हाइट से बहुत कम है तो वो वेरी क्लोज ही माना जाएगा। और सरफेस पे तो सरफेस पे है ही है ना। मतलब आपको न्यूमेरिकल करते वक्त क्लेरिफिकेशन रखना है, मतलब 3 फॉर्मूले में बस वो इस चीज को ध्यान रखो, बाकी तो घुमा फिरा के सारी बात एक ही है, ठीक है ना। तो देखो भाई क्वेश्चन, 2 उपग्रह 4 एक ग्रह के इतना इतना यानी कि त्रिज्या और वेग के बारे में बात हो रही है। और एक चीज बताओ, अभी फॉर्मूला आपने देखोगा v इजकल टू √GME अपॉन RE अपॉन RE। तो एक बार बताओ, ना तो इसकी बात हो रही ना इसकी बात हो रही, केवल इसकी और इसकी बात हो रही है। तो मैं यहां से एक बेहतरीन सा फॉर्मूला जो बना लू, v1/v2 इजकल टू R2/R1 बनेगा या ना बनेगा। और वो भी कैसे है, √ में बनेगा ना बनेगा। देखो कोई दिक्कत। अब उसने ए का कह रखा है, ए और बी का वेलोसिटी, इसे ए मान लो, वी ए मान लो, और इसे क्या मान लो, वी भी मान लो, ठीक है। और ये होगी हमारे आर ए और ये हमारी क्या होगी आर बी। तो वी ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 वी बी की वैल्यू पूछनी है, वी बी की। और किसकी, ए की त्रिज्या कितनी दे रखी भैया, ए की त्रिज्या 4r है, इसकी r है, इससे खत्म, ये हो गया 1/2। और इसे इधर भेज देंगे तो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6v। कितनी आ गई, 6v। जल्दी से कमेंट करके बताओ, मतलब हाइट प्लस करेंगे, बस जो हाइट दी है तभी आर करेंगे। हाँ जी ठीक है, क्लियर है। 6v जल्दी जल्दी से बताओ, बी ऑप्शन किस किस का आ गया, ठीक है जल्दी जल्दी से बताओ भाई, बी ऑप्शन किस किस का आ गया। हाँ हाँ हाँ, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, द्रव्यमानों m1 व m2, एक रिलेशन ये दे रखा m1 m2, यानी कि m1 बहुत भारी है, प्रेत है, r1 व r2, यानी कि एक रिलेशन ये दे रखा r1 ज्यादा है r2 के। तो कौन सा यहाँ वेग के बारे में बात हो रही है। अभी आपने देखा तो था, वेग तो एक्चुअल में वेग तो किसके 1/√r के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। यानी कि अगर आप रेडियस बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी तो अपने आप घट जाएगी। तो हमारा यहां से अगर रिलेशन देखो लोगे, इस वाले रिलेशन से तो कोई मतलब ही ना वी में। अब इसका मतलब है अगर r1 की वैल्यू रेडियस ज्यादा है r2 से, तो इसका मतलब है इसका वेलोसिटी भी कैसी रहेगी, कम रहेगी। और इसकी रेडियस कम है तो इसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, v2 की वेलोसिटी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अब रिलेशन देखो जरा कौन कौन सा दिखा दे रहा, क्या वेलोसिटी सेम होगी, v1 कम है, v1 तो यहां ज्यादा दे रखा, v1 कम है v2 ज्यादा है, v1 कम है v2 कैसा है, ज्यादा है, ये गलत। तो सी ऑप्शन किस किस का राइट आंसर आ गया, सभी का एकदम बढ़िया आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके 2 उपग्रह भैया ये रे, ये सन के मान लो किसी भी चीज के, मान लो अर्थ है ये, और ये सैटेलाइट घूम रहे हैं, एक ये रहा ए, एक ये रहा बी, चक्कर लगा रहे हैं। उनके द्रव्यमान समान होंगे, द्रव्यमान का तो कोई ऑप्शन ही ना आता, काटो इसका। वेग समान होंगे, बिल्कुल पक्की बात है, उनके वेग आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। कौन या आवेग, इस कंडीशन को काट दो। बी ऑप्शन जल्दी जल्दी से बताओ किस किस का, बताया था ना, सेम रेडियस है, रेडियस सेम होने पर, रेडियस सेम होने पर, सेम होने पर वेलोसिटी भी कैसी होगी, सेम हो जाएगी, वेलोसिटी भी कैसी होगी, सेम हो जाएगी। क्लियर है सभी को, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को भी, फिर आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हाँ जी जी, जिसका अलग आया था जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है।
जल्दी जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है सभी को? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी उपग्रह का पृथ्वी द्रव्यमान एमई के परितः आर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल कितना रहेगा? सर सी क्यों नहीं होगा, समझा दीजिए। बिल्कुल, चलो ध्यान से समझना। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है तो कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। यानी कि प्लैनेट के केस में एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है? कंजर्व्ड रहता है। जब बॉडी हो एक, जब किसी भी सिंपल एक बॉडी की, सिंगल बॉडी की बात हो रही हो, तो जब इस बात को कहा जा सकता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, ना कि उनका कंजर्व्ड होंगे। समझ में आ गया? सिंगुलर और प्लूरल में यहां पे डिफरेंस क्रिएट करना आपको, ठीक है? क्लियर हो गया? अब क्यों नहीं है? और विशेष तौर पे एंगुलर मोमेंटम जो बात होती है वो प्लैनेट को लेकर बात होती है, सैटेलाइट को लेकर बात नहीं होती। अगर सैटेलाइट पे भी बात होनी चाहिए तो वो सिंगल बॉडी की बात होनी चाहिए। अगर वो कहता है एक सैटेलाइट चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो तब यहां पे कंडीशन हो सकती थी, ठीक है? लेकिन यहां पे दो सैटेलाइट की बात हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम एक सिंगल बॉडी का होता है, ठीक है? क्लियर हो गया होगा आई होप सभी को। कंजर्व इज सेम नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर बताएंगे इसका, मैं चाहूंगा ऑल सभी बताओ आप। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर हो गया सभी को? किसी पृथ्वी का, एक चीज बताओ, टी का ये फॉर्मूला बहुत बेहतरीन सा, आप इसे भूलिए मत ना, आर ई बाई जी होता है। टी इजकल टू 2 पाई, क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम्स इक्वल दिया है, ना कि कंजर्व्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से बताओ ये वाला फॉर्मूला, आपका ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम टू सेम कहां से है? टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से आया है, एल बाई जी से आया। मैंने आपको एसएचएम में ये फॉर्मूला पढ़ाया था, याद होगा तो सभी को। एसएचएम में ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर लेंथ कैसी हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, तो टी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेगा। और जब भी तो टी की वैल्यू, अगर आर ई की एल की वैल्यू इनफाइनाइट होने पे ये वाला फॉर्मूला लगता है, जब भी तो 84.4 मिनट आती थी, याद है सभी को? टी एल की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाने पे टी की वैल्यू भी इनफाइनाइट नहीं होती थी, ये वाला फॉर्मूला लगता था। आगे याद सभी को? और मैं इस फॉर्मूले को अगर ऐसा लिखना चाहूँ, 2 पाई है और आर ई ऐसा कैसा, जी की वैल्यू को मैं, जी की वैल्यू कितनी होती है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर लिखूँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर को भेजो ऊपर, यानी कि 2 पाई अंडर रूट ये आर ई की पावर 3 बनेगा भैया, और जी एम ई बनेगा, जी एम ई बनेगा। अब दो पाई को अंदर भेजना का चाहो तो तुम क्या कैसा, ये 2 पाई बाहर कब आया होगा? जब अंदर स्क्वायर होगा। 4 पाई स्क्वायर आर ई की पावर 3 अपॉन जी एम ई। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसका मैं मैच कर रहा हो? क्या पाई आर स्क्वायर, ये रहा यहां दिखाई दे रहा, 4 पाई स्क्वायर आर ई जी एम ई, बाकी और किसी में नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर हो गया सभी को? बी ऑप्शन बेहतरीन एकदम। चलो जी आगे बढ़े, और ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, एल टी, टीजीटी, पीजीटी, मतलब सारे क्वेश्चन उसमें ये वाला जो मैंने ऊपर बताया कि अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो टी इनफाइनाइट नहीं होता। टी कितना होता है? 84.4 मिनट, क्योंकि ये वाला रेडियस का फॉर्मूला लगता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह पृथ्वी त्रिज्या आर ई के अति समीप परिक्रमा कर रहा है, तब इसका परिक्रमण काल है, तब इसका परिक्रमण काल है। अभी तो आया था फॉर्मूला,
टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। ये अत्यंत समीप के क्लोज टू अर्थ सरफेस, क्लोज टू अर्थ सरफेस लगता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? आर ई बाई जी। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लियर हुआ सभी को? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तुल्यकाली रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है। क्योंकि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल से अधिक होता है, क्या तुल्यकाली रिले उपग्रह की बात हो रही है? तो तुल्यकाली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल होता है। क्या ज्यादा रहेगा? नहीं होगा। क्या कम होगा? नहीं होगा, इक्वल होगा। द्रव्यमान से कोई मतलब ना। तो सी ऑप्शन किस किस का राइट हो गया? सर डाटा खत्म होने वाला है, एक क्वेश्चन रह रहा, बस एक क्वेश्चन रह रहा और महत्वपूर्ण बात भी रह रही है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर किसी रॉकेट के लिए प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मान उस ग्रह पर जहां गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का दुगुना है तथा ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का दुगुना है, क्या रहने वाला है? ठीक है, और इस क्वेश्चन को सभी डू योर सेल्फ करेंगे, डू योर सेल्फ करेंगे। ठीक है, सभी डू योर सेल्फ करेंगे। कर लोगे? चलो जी कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का फॉर्मेट मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो और एक महत्वपूर्ण सूचना जनित में जा रही। क्या? जैसी ये क्लास खत्म होगी एसएचएम की वर्कशीट, एसएचएम की वर्कशीट आपको टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी, टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी। ठीक है जी, महत्वपूर्ण सर जी 40 में से 29 सही है, 800, बहुत बढ़िया। एसएचएम की जितनी भी वर्कशीट है टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी। आप उन्हें जो क्या करना, मतलब सोल्व कर लेना, मतलब सोल्व कर लेना। अब कोई क्या होगा कि एसएचएम तो सर हमने नहीं पढ़ी है, तो मैं इसकी वीडियो को, इसकी जो वीडियो है आपके लेक्चर में ऐड करवा दूंगा, आपके लेक्चर में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो जो नए कैंडिडेट है जिसने यूट्यूब पे मेरी वीडियो ना देखी हो, केडी पाठशाला वाले चैनल पे मैकेनिक्स के लास्ट में मैंने सीरीज करवाई हुई थी, या तो मैं आज ही उसे मतलब ऐड करवा दूंगा या कल सुबह तक ऐड करवा दूंगा। और जिसने भी वाली वीडियो देख लियो एसएचएम की सीट को अच्छे तरीके से वो करके, और इसी प्रकार से जैसे ग्रेविटेशनल की है वो मुझे भेज देंगे। ठीक है, पहले मैं एसएचएम की जो सीट है इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कराने से पहले, ठीक है, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कराने से पहले एसएचएम को एक बार आपको करा दूंगा। आई होप कि मंगल से चल जाए, क्योंकि सोमवार अगर मान लो कल को एसएचएम का आपने सभी ने सीट का भेज दिया आंसर, तो कल को संडे में ही, हाँ संडे में कोशिश करेंगे एसएचएम को करने की। कल आपको सर वीडियो ऐड करा देना, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं एसएचएम हम। हाँ जी, हाँ ऐड करा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। पीडीएफ मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, मैं एक जगह इकट्ठा करवा दूंगा, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है टोटल ओवरऑल ये सारे इकट्ठे होकर आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो वर्कशीट कर लेना भैया। ना कल पढ़ा दूंगा, कल केमिस्ट्री की भी क्लास होगी आपकी और फिजिक्स की भी क्लास होगी। एसएचएम स्टार्ट कर देते हैं, है ना, मतलब एसएचएम पढ़ा दूंगा कल, जो आपको सीट के क्वेश्चन कराऊंगा। थ्योरी तो मैंने करा दी, मैं ऐड करवा दूंगा उन्हें।
और सोमवार से आपकी क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटाइज्म स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल बेसिक तरीके से और बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी को, जय श्री राधे कृष्णा। और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहे और मजबूत तरीके से चीज़ों को करते रहे। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास का टाइम घट नहीं सकता। क्लास का टाइम फ्यूचर में बढ़ ही सकता है। मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा कुछ आने वाले समय में थोड़ी फुर्सत हो जाएगी तो आपकी क्लासेस की टाइमिंग जो है 3 घंटे तक जा सकती है आपकी। ठीक है, 3 घंटे तक आपकी क्लास की टाइमिंग जा सकती है फिजिक्स की। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जो आपकी 8 बजे से क्लास चल रही है वो आपकी आने वाले समय में 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाए या 6 बजे से स्टार्ट हो जाए। तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, यानी कि 6 से 9 तक के लिए भी मैं आपके लिए रेडी हूं। आप कभी टाइम ड्यूरेशन को आपको कोई कहने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अपने साइड से कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये, अगर मेरे ऊपर आप सारी चीजें छोड़कर चलोगे तो आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आपको कोई सी भी चीज कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेक्शन के लिए कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और मैंने आपको बैच स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, मेरा उद्देश्य इस बैच से ना मतलब बिजनेस करना नहीं है। इस बैच से ये मान कर चलो कि आप सभी मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। कि आपका जब सिलेक्शन होगा ना तो आपके जो खुशी होगी उससे ज्यादा खुशी मुझे होगी उस चीज की कि मेरा फर्स्ट बैच था और मैंने बेस्ट तौर पे अपनी एप्लीकेशन पे फर्स्ट है। वैसे तो मैंने 6-7वां बैच चल रहा। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन पे पहला बैच था और पहले बैच को मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल डेडिकेटेड बैच का नाम देके और इस बैच को तत्परता से आगे बढ़ाया। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, गुड नाइट सभी को।